हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, तो कुछ बातें बता दूं मैं आपको आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कि पहली बात तो मैं ज्योमेट्री में यूनिट 2, 3 और 4, ये जो तीन यूनिट्स हैं 2, 3 और 4, इनको मैं कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगा क्योंकि 1 का थोड़ा सा अलग पैटर्न है क्योंकि वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 2, 3 और 4 जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो उनको मैं एक साथ ही पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग कुछ और फॉर्म्स ऑफ प्लेन पढ़ने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि इनको पढ़ाने से पहले मुझे आपका थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और क्लियर करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके वो क्लियर रहेंगे, जैसे कि 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट्स थे 3D ज्योमेट्री के, तो आप बाकी कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन और फिर आज का टॉपिक शुरू कर देंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको सीखना था, यूनिट 2 है ये, स्टार्ट करते हैं इसमें। पहली चीज जो हमने सीखी थी वो क्या थी? मेरे पास कोई भी पॉइंट है रैंडम x, y, z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मेरे पास अगर कोई भी पॉइंट है तो मैं उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखता हूं? कुछ नहीं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं आई कैप बोलता हूं, वाई में जो यूनिट वेक्टर है उसे मैं जे कैप बोलता हूं, और जो जेड में यूनिट वेक्टर है उसे हम लोग के डैट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। हम लोग जितने भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ये जो वेक्टर लिखा है मैंने इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये हमको लिखना आना चाहिए, बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी पॉइंट है, लेट्स से मेरे पास ये कोई पॉइंट है 1, 2, 3। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए है मेरे पास, तो इस ए का जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सिंपल एंड इजी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दूसरा कोई पॉइंट है बी, 3, 4, 5। ठीक है, इसका ये वेक्टर है, दूसरा पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर, कैसे लिखूंगा इसको मैं? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर मेरे पास दो पॉइंट ऑलरेडी गिवन हो तो मैं उन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट कैसे लिखूंगा? जैसे यहां पे मेरे पास दो पॉइंट थे ए और बी, उनका मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, काफी आसान था लिखना इसको। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये वेक्टर कैसे लिखूंगा? ये वाला। ठीक है, ये वेक्टर लिखना है मुझे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? तरीका क्या होता है कि देखिए, तरीका ये है कि आप करते क्या है, आप इस वेक्टर को इस वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, होता क्या है ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर ले लूं, दैट इज माइनस ओ बी वेक्टर, और अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मैं ऐड करूं, ये और ये वेक्टर सेम है, यही मेरा बी ए वेक्टर है। तो बेसिकली मेरा जो बी ए वेक्टर था वो कैसे आया? ओ ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर, दैट इज ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ये दिखने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये है बड़ा आसान। कहने का मतलब क्या है इस इक्वेशन का कि अगर मुझे वेक्टर बी का या फिर सॉरी ए का, देखिए ए का, अगर मुझे ए का पोजीशन वेक्टर लिखना है बी के रिस्पेक्ट में, फिर से बोलता हूं मैं, जरा देखिए लिखा कैसे इसको। ए का मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है बी के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिख रहा हूं मैं? जो ए का पोजीशन वेक्टर है माइनस जो बी का पोजीशन वेक्टर, जो बी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, बड़ा आसान है ये, समझिए फिर से। जैसे यहां पे मुझे लिखना है ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसका लिखना है पहले आप उसे कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2, 3। और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उसका इधर लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए। -3 आई कैप -4 जे कैप
-5 k कैप। फिर से बोलता हूं मैं एक बार, देख लीजिए, बड़ा आसान था। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि मुझे ए का, किसका? ए का, मुझे ए का पोजीशन वेक्टर लिखना है बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बी ए वेक्टर क्या होता है? बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर का मतलब हुआ कि बी से ए को पॉइंट कर रहा है। इस वेक्टर का मतलब क्या होता है? बी ए वेक्टर का मतलब होता है कि मेरा वेक्टर बी से ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं ए की डायरेक्शन लिख रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में, तो उसका वेक्टर कैसे लिखूंगा? जो ए का पोजीशन वेक्टर है, जो ए का पोजीशन वेक्टर है माइनस जो बी का पोजीशन वेक्टर है, तो मेरे को ए का वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में दिख जाएगा। बड़ा आसान था ये। देखो, मुझे अगर बी ए वेक्टर लिखना हो, ए का बी के रिस्पेक्ट में लिखना हो, बी ए वेक्टर मतलब ए का बी के रिस्पेक्ट में लिखना हो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 - 3 -2i कैप, 2 - 4 -2j कैप, 3 - 5 -2 k कैप। लो, आ गया भाई एक बार में। अब इसी तरीके से मान लो मुझे ए बी वेक्टर लिखना होता, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर लिखने का मतलब क्या हुआ मेरा? कि बी वेक्टर लिखना है ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसका लिखना है वो वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर 3 - 2 2i कैप, 4 - 2 +2j कैप, प्लस 5 - 3 2k कैप। देखिए, तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज होती है जो आपको आना ही आना चाहिए 3D ज्योमेट्री में, कि किसी भी दो पॉइंट आपको दिए रहते हैं तो किसी भी पॉइंट का आपको वेक्टर लिखना आना चाहिए दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ये आपको आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं अब। ठीक है, सेकंड बेसिक बात क्या है? वो थी हमारी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानना। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर है, आई होप मेरी आवाज आ रही है, कि मेरे पास अगर कोई भी वेक्टर होता है तो उस वेक्टर के बारे में हमको दो बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज वेक्टर बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है अ सेगमेंटेड लाइन विद डायरेक्शन। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जिसके पास एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो कोई वेक्टर होता है, हमें दो पता होनी चाहिए उसकी, एक तो उसकी लेंथ, एक तो उसका डायरेक्शन। तो मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, लेट्स से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, या फिर मैं इसको एक्स वाई जेड ना कह के कुछ और नया कुछ यूज कर लेता हूं, बोर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए भाई, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मेरे पास कोई वेक्टर था, रैंडमली कोई वेक्टर ले लिया मैंने स्पेस में। पहले चीज मुझे जो आनी चाहिए वो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना। वो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप उसके कोफिशिएंट को पढ़िए, उनका स्क्वायर करिए, सम करके रूट ले लीजिए। स्क्वायर सम रूट, स्क्वायर सम रूट, कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उनका सम और रूट, ये आपको देगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ठीक है, सेकंड है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। आपको मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या हुआ, देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब देखिए, ओके, ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। मेरे पास x, y और z, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मेरे पास कोई भी रैंडम वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है मेरे पास, पॉइंट P की ओर डायरेक्ट कर रहा है या फिर A की ओर डायरेक्ट कर रहा है। ये वेक्टर इन तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। ये वेक्टर जो है वो इन तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। ये वेक्टर जो x एक्सिस के साथ, मैं बता रहा हूं, ये वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको मैंने बोला अल्फा। ये वेक्टर जो b एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसे मैंने कहा बीटा, और ये वेक्टर जो z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है मेरा गामा। इन एंगल्स का जो कोसाइन है, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, इनको हम लोग जनरली एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे, ये इनका तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ये याद रखिएगा। ऐसे इनको ऐसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा के साथ एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसे लिखा होता है तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एल एम एन जनरली में डायरेक्शन कोसाइंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब मेरे पास कोई वेक्टर अगर दिया हो तो मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, उसका डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, उसकी आपको जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो है कि निकालते कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कैसे निकलेगा। देखिए, आई होप आपको क्लियर है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, बिकॉज हालांकि मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपको फील होनी चाहिए उस चीज में। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ज्योमेट्री कम्स इन वेरी हैंडी
इन ऑर्डर टू विजुअलाइज दीज थिंग्स, दीज इक्वेशंस। ठीक है, देखिए करना क्या है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, आप क्या करिए, जो वेक्टर का कोफिशिएंट्स है उनको लिख दीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को ए बी मॉड से रिप्रेजेंट कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। ये आ गए मेरे डायरेक्शन कोसाइंस। तो ऐसे मेरे डायरेक्शन कोसाइंस निकलते हैं। ये फॉर्मूले आप लिखते जाइए, इनका काम आएगा। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? देखिए डायरेक्शन रेशियोज और कुछ नहीं है, आप डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया है मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस दिया है 0, 1/2, -1/2। ठीक है, 1/4 + 1/4 नहीं रूट। ठीक है, 1/2 क्यों नहीं हो सकता डायरेक्शन कोसाइन, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी नंबर आप देख के जज कैसे करोगे कि डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले देखिए, पहली चीज तो ये है, मान लेते हैं मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इनका मैं डायरेक्शन रेशियो कैसे बनाऊं? पहली बात तो सारे डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ये कहता है कि डायरेक्शन रेशियोज और कुछ नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस को आपने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं वही डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/√3 -1/√3 -1/√3, ये मेरे पास किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, लेट्स से। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो सकते हैं? मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन को या फिर इन डायरेक्शन कोसाइंस को √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई कांस्टेंट फैक्टर लिया मैंने और इस डायरेक्शन कोसाइंस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे पास वैल्यू आई क्या आएगी? 1 -1 -1। ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज है। क्या दिक्कत है? अब मैं इसको √3 के बजाय अब मैं इसको √3 के बजाय किससे कर दूं? मैं इसको -√3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर देता हूं भाई। क्या आएगा मेरे पास अब? -1 1 1, ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डायरेक्शन रेशियो और कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन कोसाइन को आप किसी कांस्टेंट मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आपको नंबर्स मिलते हैं इन्हीं को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ये भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस का एक आइडिया देता है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन कोसाइन निकालने के लिए हमको थोड़ा सा तिगड़म रचना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाएं? अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनाना हमको सीखना होगा, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो बनाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आप मेरे ख्याल से नोट कर लिया आपने कि डायरेक्शन कोसाइंस बनाते कैसे हैं। कोई वेक्टर दिया हो तो कोसाइंस कैसे लिखते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो सही बताऊं तो और कुछ नहीं है, उस वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं, दैट्स इट। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है मेरे पास कोई वेक्टर है वेक्टर v, उसको मैंने लिखा -2i + 3j -4k। ये मेरे पास कोई वेक्टर है, रैंडम वेक्टर। अगर मुझे इस रैंडम वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज लिखने हो तो क्या लिखूंगा मैं? इसे कोफिशिएंट लिख दो भाई, तो -2, -4, लो मिल गया डायरेक्शन रेशियो। क्या दिक्कत हुई? डायरेक्शन रेशियोज है मेरे। लेकिन हाँ, अब मुझे अगर इनसे डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्शन रेशियो लिखे हुए हैं, कुछ नहीं, आप कुछ ना करें, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, बस। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 + 9 दैट इज 13 + 16, 13 16 29, 29 का रूट, तो √29 से आपने डिवाइड कर दिया तीनों को। ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया आपको डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं समझ में आ गया? कुछ नहीं, वेक्टर कोफिशिएंट्स होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं? डायरेक्शन रेशियोज को आप उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। बेसिक बात समझ में आ गई। तो हमको वेक्टर के बारे में उसकी लेंथ निकालना आ गया, उसकी डायरेक्शन निकालनी आ गई, तो हमको काफी फंडामेंटल आइडिया हो गया है कि मैं किसी वेक्टर का, ठीक है, उसकी पूरी गणना मैं कर सकता हूं। अच्छा, अगर इसे समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन बातों को देखने के बाद अब जरा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मिलता है। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आप नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। डायरेक्शन कोसाइंस को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? वो फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। दैट इज, हमने डायरेक्शन कोसाइंस को cos अल्फा
कॉस बीटा और कॉस गामा से डिफाइन किया था, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको कोई ऑप्शन में दिया हो कि भैया इनमें से डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो आप इन ऑप्शंस को, इस कंडीशन को चेक कर लीजिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो यानी कि वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उस वेक्टर के, ठीक है। कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का जो सम होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको। क्वेश्चन है मान लीजिए मेरे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपसे पूछूं इनमें से डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से हैं, तो ये सब डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे आप चेक कर लीजिए क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। इसको देखते हैं, 0 + 0 + 1 1 आ रहा है, हाँ, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन है। इसको देखते हैं, 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस -1/√3 का स्क्वायर अगेन 1/3, इनको ऐड करने पर 3/3 यानी कि 1 आ रहा है, हाँ, यानी कि ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। इसको देखते हैं, 1/4 + 1/4 + 1/16, नहीं, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो आपको चेक करना आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन चेक कैसे करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करके, ठीक है। तो काफी आसान है, हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें जान ली। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था उसको मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, फाइन। मेरे पास क्यूब है, उसके वर्टेक्स है 0 A B C, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस। आप मेरे साथ साथ इनके वर्टेक्स को मार्क करते रहिए, 0 A B C D E F G। चलिए आप मेरे को पहले बताइए कि इन सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले उनको मार्क कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो 0 क्या होंगे 0,0,0। अच्छा, अगर इस क्यूब की लेंथ मैं a बोल दूं, इस क्यूब की लेंथ कितनी है a है, इस क्यूब की लेंथ a है, तो इस a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैं x में कितना चला a चला, तो मैं a के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, a चला। y में कितना चला, कुछ नहीं चला। z में कितना चला, कुछ नहीं चला। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए a के। b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, b कोऑर्डिनेट आइए, x में a चला, y में a चला, तो मैं b तक पहुंच गया। तो a, a, 0। c का लिखते हैं जरा, c का लिखिए। c कैसे पहुंचा मैं, x में कुछ नहीं चला, y में a चला और z में कुछ नहीं चला, तो 0, a, 0। तो ऐसे करते करते आप सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप लिखना शुरू कर दीजिए। मुझे बताइए कि इस f के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस f के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, a, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेरे किसी भी 3 डायमेंशनल शेप अगर मुझे दिया हो तो उनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने मुझे आने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे OF वेक्टर लिखना है, OF वेक्टर। तो OF वेक्टर क्या है, पहले तो उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। OF वेक्टर मेरा ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर OF वेक्टर है। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखूंगा, क्योंकि मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया उसका, आसान सी बात है, वो भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इस वेक्टर कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इस वेक्टर को जिस तरह पॉइंट कर रहा है उसे कोऑर्डिनेट लिख देंगे, बस खत्म। क्या होगा इसका आंसर, AI कैप प्लस AJ कैप। मेरे ख्याल शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर का पेन यूज कर लेता हूं, ठीक है। अब ठीक है, तो AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, ठीक है। तो ये मेरा OF के वेक्टर हो गया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, वो देखते हैं। अरे वाह क्या कलर है। मेरे को जरा DF वेक्टर का लिख के दिखाइए, DF वेक्टर कैसे लिखेंगे। अब देखिए मैं दिखाता हूं DF वेक्टर। अब देखो मुझे F वेक्टर लिखना है D के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे करूंगा, यानी कि पहले मैं F का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा और उसको D के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, खत्म खत्म कहानी।
एफ का पोजीशन वेक्टर क्या है? एफ का पोजीशन वेक्टर ये है, सॉरी, एफ का पोजीशन वेक्टर ये है, क्या है? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस, अब डी का पोजीशन वेक्टर क्या है? डी का पोजीशन वेक्टर ये है, जो कि है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप। कुछ नहीं भाई, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ी बहुत इक्वेशन सॉल्विंग, साइमल्टेनियस, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप बेसिक अपने पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के लेक्चर देखना शुरू कर दो क्लास 11 12 के, लेकिन हाँ, आपको थोड़े बहुत बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं तो आपको बताते रहूंगा बेसिक बेसिक। देखिए, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, तो कितना आएगा? ए आई कैप प्लस ए जे कैप, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सिंपली, और इधर आ जाएगा आपका बस खत्म 0 के कैप। तो ये आपका डीएफ वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये सीख जाते हैं कि किसी भी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। काफी काम आने वाला है हमारे प्लेन्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब ये अगर हो चुका है तो मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, ओके, तो कल मैंने आपको प्लेइंग डेफिनेशन बताई थी, आज हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आप मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लें ताकि उनमें दिक्कतें ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके इंपॉर्टेंट, इन फॉर्मूले डेरिवेशन में नहीं करा रहा, इन फॉर्मूलेस को आप तुरंत तुरंत लिख लीजिए, नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि किन्हीं दो पॉइंट के डिस्टेंस का बीच का डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है x1, y1, z1, और एक है मेरे पास x2, y2, z2। दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। देखो, रूट ऑफ, आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो और दूसरे पॉइंट से साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट से, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपको दे देगा डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बहुत पूछता है ये। ठीक है, अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई पॉइंट दिया है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो, कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, क्योंकि एक पॉइंट ओरिजिन है और उसके रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0,0। यहां पे आप 0,0,0 दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला फॉर्मूला लिखिए। अगला फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन आए इस पे चांसेस कम है, लेकिन अगर आ गया तो आप लोग ये मत सोचना कि अगर काश पढ़ लिया होता है फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपका? आपका सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी है। सेक्शन फॉर्मूला आप दो तरीके से समझ सकते हो, एक है वेक्टर फॉर्म और एक है इसका कार्टेशियन फॉर्म। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लेते हैं मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, x1, y1, z1, और दूसरा, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं आपको। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? दो पॉइंट्स हैं, x1, y1, z1 और x2, y2, z2। ये आपके दो पॉइंट्स हैं, a और b। पहली बात तो ये है क्या, वो समझ लेते हैं एक सेकंड में, कि ये मैंने जो लाइन ज्वाइन की, दो पॉइंट्स की जो मैंने लाइन ज्वाइन की, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया बीच में p, लेट्स से p पॉइंट ले लिया। ये p इस लाइन को डिवाइड करेगा, ये p इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y, z। यही है मेरा कर्तव्य अभी निकालना इसको, क्या होगा इस p का फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले से निकल जाता है। तो क्योंकि मुझे इस p पॉइंट को निकालना है, तो मुझे इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं? फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बड़ा आसान है। आप इस वाले पॉइंट को पकड़ो और इसके दूर वाला जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि x1 इंटू n प्लस इस वाले पॉइंट को पकड़ो और उसके दूर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करो, x2 इंटू m डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज m प्लस n। ये आपको देगा उस p पॉइंट का जो हमको निकालना है उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिमिलरली आप सेम फॉर्मूले से इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। उसमें क्या करोगे? y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m अपॉन m प्लस n, वो आपको y कोऑर्डिनेट दे देगा।
z कोऑर्डिनेट निकालना हो क्या करोगे, z1 इंटू एन, z2 इंटू एम अपॉन सम ऑफ रेशियोज। आपको z कोऑर्डिनेट देगा तो आपको x y z तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, आपको सेक्शन फॉर्मूले में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से इसके ऊपर, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर, ताकि आपका ये छोटा सा जो टॉपिक है मेन क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए इसके ऊपर जल्दी से। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, 2 पॉइंट्स है 1, 2, वाह क्या राइटिंग है, देखो अरे भाई जल्दी, 1, 2, 3 और 2, 3, -4 लेट्स से। और मुझे इसका एक पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यानी कि कुछ ऐसा है, 1, 2, 3 एक पॉइंट है, 2, 3, -4 एक पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, कोई एक पॉइंट P है, उसका मुझे कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लेकिन वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे P पॉइंट निकालना है। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है भाई, देखो मैं यही करके दिखाता हूँ। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज 3, ये आ गया इसका x कोऑर्डिनेट P पॉइंट का। ठीक, यानी कि 4/3। y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए इसका y कोऑर्डिनेट 2 इंटू 2, मतलब दूर वाला रेशियो 2 इंटू 2। देखो सेक्शन फॉर्मूला को अगर आपको यूज करना है तो आप लोग तुरंत छोटे से रफ पेज में इसका डायग्राम बना लो, दोनों पॉइंट्स को अगर आप लिख लोगे और फिर जो इसका डायग्राम बना के सॉल्व करोगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूले इसमें कई सारे हैं इस चैप्टर में। ज्योमेट्री में आपका देखो, ज्योमेट्री सब्जेक्ट ईजी है नो डाउट, लेकिन फॉर्मूले आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना आना चाहिए और उनको कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए, तो आपको खड़ा खड़ा क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन तो आनी नहीं है। खैर, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन सम ऑफ रेशियोज 3, ये आपका हो गया y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट निकालना हो, 3 इंटू 2 6 प्लस -4 इंटू 1, साइन का ध्यान देना है आपको, -4 इंटू 1 -4 अपॉन सम ऑफ रेशियोज 3, ये आपका z कोऑर्डिनेट आ गया। तो ऐसे आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, नंबर 1, नंबर 2। अगले फॉर्मूले पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वो सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें आपका जो पॉइंट है, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को, वो रेशियो 1:1 है, मतलब लाइन को इक्वल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वो सेक्शन फॉर्मूले का ही एक स्पेशल केस हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन फर्दर, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं, जो कि है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत काम आएगा ये, बहुत जरूरी है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर r1, ठीक है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, इसको मैं a1 b1 c1 बोल देता हूं, ताकि मैं r2 वेक्टर लिख सकूं। r2 वेक्टर को मैं लिखता हूं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, एंगल, वो कैसे निकालूंगा? तो एंगल निकालने के लिए हम लोग वेक्टर का एक बड़ा ही यूजफुल टूल इस्तेमाल करते हैं, जो कि है इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक और होता है हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, वो तो बॉक्स प्रोडक्ट हो गया, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो तीन तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स में। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। ठीक है, फाइन कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल सा केस है, करना कुछ नहीं है, आपको पता है r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर गिव्स यू r1 r2 cos थीटा। ये थीटा ही आपका एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, ये थीटा ही आपका एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। कैसे निकलेगा? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो फॉर्मूला क्या हो गया? cos थीटा यानी कि वेक्टर के बीच का एंगल इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। देखिए, ऐसे इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखिए कि आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है।
न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। फॉर्मूला याद हो गया? अब इसको अप्लाई करते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं खटाक से, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है, इसको यहां से हटा दें, क्लीन रखते हैं इसे, स्लाइड्स की कमी है नहीं। देखो भाई, जैसे ठीक है, फाइन। देखो अर्न वेक्टर क्या है, मान लो मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। R2 वेक्टर है मेरे पास i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सिंपल से लेते हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। अब मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या था, R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर अपॉन R1 R2। तो एक काम करते हैं, पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 1 4। ये डॉट प्रोडक्ट है। आप, आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, कुछ नहीं करते हैं, i के साथ मल्टीप्लिकेशन, j का j के साथ, k का k कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 -3 -1 प्लस 4 3, ये आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो भाई, R1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भैया, अभी हमने सीखा मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकलता है, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का, ठीक है। तो 4 + 9 + 16 दैट इज 13 + 16, दिस इंप्लाइज √29, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड R1 का। सिमिलरली R2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, 1 + 1 + 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 √3, ठीक है। तो हमको R1 का मैग्नीट्यूड मिल गया, R2 का मैग्नीट्यूड मिल गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी मिल गया। तो यहां पे खटाक से आप फॉर्मूला लगा दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बहुत ही गंदा आंसर आया है, लेकिन क्या करें, मुझे वैल्यूज कोई ऐसी स्टैंडर्ड याद नहीं थी, लेकिन ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, फाइन। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर अगर दिए हो, कोई भी दो वेक्टर दिए हो, तो मैं उनके बीच का एंगल निकाल सकता हूं, ठीक है, याद रखिएगा, फाइन। चलिए ओके, अगला ठीक है, ओके, और देख लेता हूं मैं, फाइन। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको शायद पता होनी चाहिए। पहली चीज, इसको आप लिख लीजिए, यह है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड, बड़ी खतरनाक चीज है ये डायरेक्शन कोसाइन, बहुत काम आती है फिजिक्स में भी अगर आप लोग वेक्टर्स को सॉल्व करते हो, ठीक है। होता क्या है समझिए, अगर मेरे पास LMN डायरेक्शन कोसाइंस है किसी पर्टिकुलर लाइन के, अगर LMN मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है किसी लाइन के, तो मैं इनके थ्रू उस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। तो मुझे पता ही पता है, बिल्कुल पता है मेरे को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मेरे पास दो डायरेक्शन कोसाइंस है, मेरे पास दो वेक्टर्स के रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस हैं, एक L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ये मेरे पास दो वेक्टर के अलग अलग डायरेक्शन कोसाइंस हैं। मैं इन डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। इंटरेस्टिंग बात ये कहती है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो आपको सीधे इसका आंसर देगा। मतलब क्या हुआ मेरा कहने का, मतलब ये हुआ कि इक्वल टू, देखो इन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम कितना था, 1, क्लियर। अगर इन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम 1 है, तो ये हमको एक आइडिया ये देता है कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की मदद से कोई भी यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइंस का काम सिर्फ डायरेक्शन निकालने में नहीं आता है, वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने में आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, किसी भी वेक्टर का रैंडमली, कोई वेक्टर हो, किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको वेक्टर को लिख देते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये रैंडमली कोई वेक्टर है मेरे पास। मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए,
मेरे पास ये वेक्टर है, मान लो इस वेक्टर को मैंने बोला ए वेक्टर, यही वेक्टर, ठीक है। मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, बिकॉज हम लोग कई केसेस में जब प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स को जब पढ़ेंगे आगे चल के, प्लेन, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इन सब चैप्टर हम लोग पढ़ने जाएंगे, वहां पे इन यूनिट वेक्टर्स का बहुत काम होता है, ठीक है। तो हमको ये आना चाहिए कि हम लोग किसी भी वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करते हैं, आप लोग करते क्या हो, पहली बात तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो लेकिन उसकी लेंथ 1 हो, यूनिटी हो, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप लोग करो ये कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ये 2 - 1, अरे 2 - 1 और 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 + 1 5 + 4 9, 9 का रूट 3 मतलब 3। हमको मिल गया इसका यूनिट वेक्टर, यही है इसका यूनिट वेक्टर। क्या है इसका यूनिट वेक्टर, ये है इसका यूनिट वेक्टर। देखो भाई, खटाक से बन गया। तो कुछ नहीं, आपने इस वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन निकाले, यही आपका यूनिट वेक्टर है, दैट्स इट। ये आपको मुझे सिखाना था, क्योंकि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हमको आना चाहिए। कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर का आप पहले तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए और वही आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है, फाइन। अगले उस पे आते हैं। तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आ गया, वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना आ गया, ठीक है। उसका डॉट प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमको आता ही है। किसी वेक्टर को लिखना आ गया, सबसे बड़ी बात तो यही होती है, सबसे बेसिक बात। तो हमको क्योंकि ये बेसिक बातें आ गई हैं, तो हम लोग इसमें आगे अब बढ़ सकते हैं। तो अब प्लेन्स को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग नॉर्मल फॉर्म और बाकी फॉर्म लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं ये तक छोड़ता हूँ, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीजें थी और आई होप आप इसको रिवाइज करके आओगे। इतना अगर आप रिवाइज कर लोगे तो कल मैं आपका प्लेन्स चैप्टर का जितने भी प्लेन के फॉर्म हैं उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इसको शुरू करेंगे, प्लेन्स हम लोग शुरू करेंगे। और आई होप प्लेन्स पढ़ने के बाद और स्ट्रेट लाइंस, अगर आपको प्लेन समझ में आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइंस बहुत दिक्कत है नहीं। मैं आपको कुछ फॉर्मुले लिखवाऊंगा, फॉर्मुले आपको लिखना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना आना अगर आपको आएगा तो आप लोग एमसीक्यू बहुत आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यह है कि आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, बस ये है कि आपको फॉर्मुले याद होने चाहिए। आपके फिंगर टिप्स पे अगर आपके फॉर्मुले हैं और उनको अप्लाई करना अगर आपको आता है देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स, फाइन। तो कल शुरू करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।